प्रश्न नंबर 10, अंतर दीजिए जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में अंतर देना है। जाइलम यानी जलवाहक उत्तक, फ्लोएम यानी अन्नवाहक उत्तक। तो यहाँ पर जाइलम यह उत्तक वनस्पति में पानी और खनिज लवणों का वहन करती है। तो जाइलम जो है वो वनस्पति में पानी और खनिज लवणों का वहन करती है। फ्लोएम यानी अन्नवाहक उत्तक, यह उत्तक वनस्पति में भोजन का वहन करती है। जाइलम द्वारा वनस्पति में पानी और खनिज लवणों का वहन ऊर्ध्व यानी ऊपर की दिशा में होता है। फ्लोएम द्वारा वनस्पति में भोजन का वहन ऊर्ध्व यानी ऊपर और अधः यानी नीचे दोनों दिशा में होता है। जाइलम में वाहिकाओं जाइलम उत्तक, जाइलम फाइबर होते हैं। यानी जाइलम जो होता है उसके अंदर वाहिकाओं यानी जलवाहिनी, जाइलम मृदुतक यानी जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर यानी जाइलम रेशे होते हैं। जबकि फ्लोएम के अंदर चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक यानी पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर होता है। 11वां प्रश्न, तंत्रिका कोशिका की नाम निर्देशित आकृति बनाओ। तो ये तंत्रिका कोशिका की नाम निर्देशित आकृति है, इसको बोलते हैं कोशिका काय। ये कोशिका काय के अंदर केंद्रक है और ये जो होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और ये कोशिका काय में से जो छोटे तंतु आए होते हैं उसको बोलते हैं डेंड्राइट, हिंदी में उसको बोलते हैं ध्रुमिका। और जो लंबा तंतु बाहर आता है उसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष अथवा इंग्लिश बोलते हैं एक्सॉन। तो यहाँ पर उसको तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं और छोटे तंतु को डेंड्राइट अथवा ध्रुमिका कहते हैं। 12वां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने 5 सृष्टि वर्गीकरण बनाया? 5 सृष्टि के नाम और वह किस आधार पर बनाए यह बताओ। तो किस वैज्ञानिक ने 5 सृष्टि वर्गीकरण बनाया? तो रॉबर्ट वी टेकर ने 5 सृष्टि वर्गीकरण किया था। उसमें नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई जिसको कवक भी कहते हैं, नंबर 4 प्लांटी यानी वनस्पति, नंबर 5 एनिमेलिया यानी प्राणी। तो रॉबर्ट वी टेकर ने सजीवों का वर्गीकरण 5 सृष्टि में किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और ये वर्गीकरण उसने उनकी कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और उनके तरीके, शारीरिक संगठन यानी शरीर का आयोजन के आधार पर किया था। 13वां प्रश्न है, अंतर दीजिए द्विअंगी और त्रिअंगी वनस्पति। तो द्विअंगी और त्रिअंगी वनस्पति के बीच में अंतर देना है, जिसको अंग्रेजी में द्विअंगी को बोलते हैं बायोफाइटा और त्रिअंगी को टेरिडोफाइटा कहते हैं। नाम में ही छुपा हुआ है परिभाषा। द्विअंगी यानी 2 अंग हो, त्रिअंगी यानी 3 अंग हो। तो बायोफाइटा में वनस्पति के अंदर 2 अंग होते हैं, तना और पत्ते, और उसमें मूल नहीं पाया जाता है। मूल की जगह पर मूलांग होते हैं। टेरिडोफाइटा यानी त्रिअंगी वनस्पति में मूल, पर्ण और तना यानी प्रकांड तीनों अंग होते हैं। बायोफाइटा में पानी और अन्य पदार्थों का वहन करने के लिए समवहन उत्तक नहीं होती है और टेरिडोफाइटा यानी त्रिअंगी में पानी और अन्य पदार्थों का वहन करने के लिए समवहन उत्तक होती है। बायोफाइटा का उदाहरण आएगा मोस, मार्केंसिया। तो बायोफाइटा का उदाहरण आएगा
मोस और मार्केंसिया। टेरिडोफाइटा का उदाहरण आएगा, टेरिडोफाइटा का उदाहरण आएगा मार्सिलिया और फर्न। तो आएगा मार्सिलिया और फर्न, ये टेरिडोफाइटा के उदाहरण आएंगे। 14वां प्रश्न है, जड़त्व अर्थात क्या, उसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से। जब तक पदार्थ पर असंतुलित बाह्य बल न लगे तब तक स्थिर अवस्था में रहा पदार्थ स्थिर अवस्था में रहता है और अचल वेग से गति करता पदार्थ अपनी अचल वेग वाली गति को चालू रखता है। पदार्थ के इस गुणधर्म को जड़त्व कहते हैं। यानी जब तक पदार्थ पर असंतुलित बाह्य बल न लगाया जाए तब तक स्थिर अवस्था में रहा पदार्थ स्थिर अवस्था में रहता है और अचल वेग से गति करता पदार्थ अपनी अचल वेग वाली गति को चालू रखता है। पदार्थ के इस गुणधर्म को जड़त्व कहते हैं। दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, प्रत्येक पदार्थ अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। पदार्थ के इस गुणधर्म को जड़त्व कहते हैं। अब जड़त्व के कितने प्रकार हैं, तो जड़त्व के 3 प्रकार हैं। स्थिर स्थिति का जड़त्व, नंबर 2 गति का जड़त्व, नंबर 3 दिशा का जड़त्व। तो जड़त्व किसे कहते हैं, तो प्रत्येक पदार्थ अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है और उस गुणधर्म को कहते हैं जड़त्व। जड़त्व के 3 प्रकार हैं, स्थिर स्थिति का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। 15वां प्रश्न है, बल की परिभाषा लिखो। न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं। तो बल की परिभाषा लिखनी है, जिस बाह्य असर द्वारा पदार्थ की गतिमान अथवा स्थिर अवस्था में परिवर्तन होता है उस बाह्य असर को बल कहते हैं। यानी जिस बाह्य असर के द्वारा पदार्थ की स्थिर अथवा गतिमान अवस्था में परिवर्तन होता है उस बाह्य असर को बल कहते हैं। दूसरा पॉइंट, पदार्थ अपने आप अपनी स्थिर अथवा गतिमान अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता है और पदार्थ के इस गुणधर्म को जड़त्व कहते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ अपनी स्थिति में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जब तक उस पर कोई बल नहीं लगेगा, कभी उस पर जब तक उस पर कोई बाह्य असर नहीं होगी तब तक वो गति में आएगा नहीं। तो इसलिए अगर उसे स्थिर अवस्था में रहे पदार्थ को गति में लाना है तो उस पर बाह्य असर यानी बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वस्तु जो है, पदार्थ जो है, वो अपनी स्थिति को बनाए रख रही है तो उसको जड़त्व का गुणधर्म कहते हैं। तो इसलिए जो न्यूटन की गति का पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम कहते हैं, क्योंकि न्यूटन की गति का पहला नियम है, जब तक किसी पदार्थ पर बाह्य बल न लगाया जाए तब तक स्थिर अवस्था में रहा पदार्थ स्थिर रहता है और अचल वेग से गति करता पदार्थ अचल वेग वाली अपनी गति को चालू रखता है। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। न्यूटन की गति का पहला नियम बल की परिभाषा भी देता है। प्रश्न नंबर 16, संवेग की परिभाषा लिखो और उसका एसआई मात्रक बताओ, वह सदिश राशि है या अदिश। देखो यहाँ पर संवेग किसे कहते हैं, तो P बराबर mv आपको सूत्र याद रख लेना है। P यानी संवेग, m यानी द्रव्यमान और v यानी वेग। तो पदार्थ के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इनटू वेग, इसलिए सूत्र बनेगा P बराबर mv। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग सदिश राशि है, कारण कि इसको दर्शाने के लिए दिशा और मान दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए सदिश राशि है। 17वां प्रश्न, बल का आवेग अर्थात क्या, उसका एसआई मात्रक लिखो। तो बल का आवेग बराबर होता है बल इंटू समय, यानी बल और समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बल के आवेग को I से दर्शाते हैं, बल को F से, समय को T से, इसलिए I बराबर F इंटू टी। बल के आवेग का एसआई मात्रक बल यानी यहाँ पर हो जाएगा F, तो यहाँ पर उसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन और समय का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड, अथवा इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बल का आवेग सदिश राशि है,
तो बल का आवेग किसे कहते हैं, उसका SI मात्रक लिखो। तो बल और समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। I बराबर F इंटू टी, उसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड अथवा न्यूटन सेकंड बल का आवेग सदिश राशि है। 18वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व लिखो। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, नंबर 1, हमें पृथ्वी से बांधे रखने का वाला बल है, यानी हमको पृथ्वी के साथ बांध कर रखने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 2, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। नंबर 3, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। नंबर 4, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटा आता है वो भी चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, हमें पृथ्वी के से बांधे रखने वाला बल है। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। नंबर 3, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। नंबर 4, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा।